हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और यहाँ पर हम प्रैक्टिस सेट जो है वो सॉल्व करने वाले हैं और वो है यूपीपीएससी की तरफ से एपीएस की जो वैकेंसी आई हैं उसके लिए उसका एग्ज़ाम होने वाला है। असिस्टेंट पर्सनल सेक्रेटरी, जिसे अपर निजी सचिव कहा जाता है हिंदी में, उसका यहाँ पर मॉडल पेपर हम सॉल्व करेंगे। इसके हम पूरे यहाँ पर 150 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। 50 क्वेश्चन जीके के होंगे, 50 क्वेश्चन आपको यहाँ पर हिंदी के देखने को मिलेंगे और 50 क्वेश्चन आपको यहाँ पर कंप्यूटर के देखने को मिलेंगे। टोटल 150 क्वेश्चन एक वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले एक वीडियो और चैनल पर अपलोडेड है मॉडल पेपर की, वो आप जाके देख सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है सामान्य ज्ञान का, जीके का, जो कि है जब प्रोटीन विकृतीकृत यानी कि डीनेचुरलाइजेशन की प्रोसेस के बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ पर से गुजरता है तो क्या हो जाता है, तो वो उसकी जो जैविक क्रियाशीलता है वही ख़त्म हो जाएगी ना, तो वह अपनी जैविक क्रियाशीलता खो देता है। किस वजह से? अगर आपने उसे हीट किया है या आपने उसका पीएच में कुछ परिवर्तन हो गया है, केमिकल रिएक्शन कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो अपना जो इसका पूरा टर्शियरी पूरा स्ट्रक्चर है उसको जो है पूरा खो देता है। तो इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से भू आकारिकी में सर्क क्या है? सर्क को जो है ग्लेशियर के रूप में जाना जाता है। तो ये जो है यहाँ पर इसका उत्तर होगा हिमानी भू आकारिकी, यानी कि ग्लेशियर के रूप में। हिमानी माने बर्फ होता है, तो बर्फ से जो धरती का आकार जैसा बन जाता है, बर्फ की धरती का, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि सर्क जो होता है वो ग्लेशियर से बने हुए होते हैं। ठीक है, और एक प्रकार के ये जो होते हैं, ये जैसे कहीं भी बर्फ़ जो है खिसकी और इकट्ठे होकर वो अपनी एक आकार ले लेते हैं, तो इसलिए इन्हें जो है हिमानी भू आकारिकी के रूप में जाना जाता है। और इसका जैसे सर्क को स्कॉटलैंड में कोरी वगैरह बोलते हैं, हर जगह अलग अलग नाम से जानते हैं। और अगर सर्क का जो पानी है यानी कि जो ग्लेशियर से पिघल के पानी बनता है, तो उसको सर्क झील ही बोलेंगे हैं, या टॉर्न झील बोलते हैं। ठीक है, अगला है तीसरा क्वेश्चन कि मध्यकालीन भारत की यहाँ पर बात हो रही है, हिस्ट्री से क्वेश्चन है, और इसमें कौन सा बरीद शब्द जो है वो सही है? तो बरीद शब्द जो है वो गुप्तचर से रिलेटेड है। आप सभी को पता है कि कोई भी शासनकाल आया कभी भी, तो उसमें बहुत सारे विभाग बनाए जाते हैं अपनी सारी कार्य प्रणाली को चलाने के लिए। तो जैसे कि आपको पता है कि दीवाने अर्ज जो था मध्यकाल में, दीवाने अर्ज जो था वो किसके लिए था? वो था सैन्य विभाग। इसी तरह से बहुत सारे यहाँ पर इसी तरह से जैसे दीवाने रिसालत था वो था धार्मिक उससे रिलेटेड। दीवाने इंशा जो था वो पत्राचार से संबंधित था, कि हर बात जो है दीवाने इंशा की बात कर रही हूँ मैं, तो उसी के अंतर्गत ये गुप्तचर हुआ करते थे। और ये क्या करते थे कि जो भी पूरे अपने राज्य की जो खबरें होती थी वो गुप्तचरों के माध्यम से पता चलती थी। ठीक है, और लेकिन ये था मध्यकाल में जो केवल अमीर थे, ठीक है, जितने अमीर लोग थे, आपको पता मध्यकाल जिसने पढ़ा होगा, अमीर लोग थे, उन्हीं को बरीद बनाया जाता था या गुप्तचर बनाया जाता। ठीक है, और क्या होता था, ये जो पूरा उनका सुल्तान था उनके पूर्ण विश्वासी भी रहा करते थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म की प्रमुख शाखाएं हैं? तो ये जो जैन लिखा है, जैन नहीं है, जैन है। ठीक है, तो ये जो है वो बौद्ध धर्म की तीनों ही शाखाएं हैं, थेरवाद, वज्रयान, जैन। तो इसलिए इसका उत्तर उपर्युक्त सभी होगा। अब क्यों है? क्योंकि जो बौद्ध धर्म की ये शाखाएं थीं वो थी एक महायान, हीनयान और वज्रयान, थेरवाद, जैन, ये सब थी ना। तो यहाँ पर जैसे महायान भी थी, महायान हीनयान तो आपने पढ़ी होगी, हीनयान थी, थेरवाद थी, और इसके साथ साथ जैन, ये सब थी, पांचों थी इसके साथ साथ। तो इसलिए इसमें उपरोक्त सभी आंसर होगा। ऐसे ही जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं वो 3 हैं, त्रिपिटक जिन्हें हम कहते हैं ना। तो एक तो कौन सा है? एक आपको विनय पिटक मिलेगा, एक कौन सा सुत्त पिटक मिलेगा, और एक धम्म पिटक मिलेगा, जिसको हम अभिधम्म पिटक भी कहते हैं। तो ये 3 इसके ग्रंथ हो गए। इसके बाद है इमोशनल इंटेलिजेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इमोशनल इंटेलिजेंट नामक पुस्तक के लेखक जो है वो डैनियल गोलमैन है। कौन है? डैनियल गोलमैन। क्योंकि पुस्तकें आएंगी, क्वेश्चन है ना, प्रमुख पुस्तकें, उससे रिलेटेड एक वीडियो भी चैनल पर है। और ठीक है, और इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीय क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है? तो सारे क्षेत्र होते हैं ना, हर क्रियाकलाप को जो है हर सेवा क्षेत्र जो है वो किस क्षेत्र में आता है? सेवा जो होती है,
सरकारी सेवा या इस तरह से सारे क्षेत्रों में बांटा हुआ है। तो द्वितीय क्षेत्र का क्रियाकलाप जो है इसमें आपको मत्स्य नहीं मिलेगा, ठीक है, मत्स्यन जो नहीं है, जबकि ये तीनों द्वितीय क्षेत्र के क्रियाकलाप हैं। इसके बाद 7वां क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार जो है भारत में रहने वाले विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नागरिकता से रिलेटेड है पॉलिटी में, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस तरह के क्वेश्चन थोड़े से टफ हो जाते हैं क्योंकि नागरिकता मेरे हिसाब से बच्चे जो पढ़ेंगे उनके लिए थोड़ी टफ हो जाती है। तो इसमें जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये 7वें का उत्तर है, ये 1 मिनट, हाँ 7वें का ही उत्तर है इधर, 1 मिनट क्वेश्चन देखती हूँ मैं। 7वें का उत्तर है ये, 7वें का जो यहाँ पर उत्तर है ये इसका देखिए, ये जो है ये मौलिक अधिकार यहाँ पर, इसमें ये जो डी वाला है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी कि लोक नियोजन के विषय में क्या है, जॉब से रिलेटेड है, उसमें अवसर की समानता जो है यहाँ पर नहीं है। और सारे जो हैं उन सबको, ये जो ऊपर दिए हैं ये सब विदेशी जो नागरिक हैं उनको भी प्राप्त है। अगला है पीएम श्री योजना, ये आपको फुल फॉर्म में भी आ सकता है कि पीएम श्री की फुल फॉर्म बताइए, तो पीएम इसको भी याद रखिएगा। योजना का आरंभ निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के सुधार के लिए किया गया है, तो इसका जो है वो पीएम श्री योजना जो है शिक्षा के क्षेत्र के लिए, इसमें सुधार के लिए इसका शुरुआत की गई है। और ये जो है एनईपी के थ्रू जो एनईपी 2020 आई है, इसके लिए क्या है कि इस पीएम श्री के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि ये एक मतलब एक यहाँ पर बच्चों के लिए जो है पढ़ने के लिए लगभग 14,500 विद्यालय खोले जाएंगे और मेंटरशिप भी उपलब्ध कराई जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र को लेकर यहाँ पर बात की गई है। अगला है 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अलकनंदा की एक सहायक नदी है, ठीक है। अलकनंदा आपको मैं बता दूं कि जितनी भी जो पूरी देव प्रयाग से भागीरथी, अलकनंदा, जितनी भी नदियाँ आई हैं आपस में कौन सी किससे मिली है, ये पूरा चार्ट बना के आप पढ़ लीजिएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि विष्णुप्रयाग, जोशीमठ, ये सब जो पूरा आपने पूरा गंगा जी का उद्गम, यमुना जी का उद्गम, फिर उनका कहाँ पे मिलन, ये सब पूरा एक चार्ट के रूप में आप पढ़ लीजिएगा। इसका उत्तर है पिंडार नदी। अलकनंदा की कौन सी सहायक नदी है, पिंडार नदी है। इसके बाद आ जाते हैं निम्नलिखित निम्न व्यापार समूहों में से भारत किसका एक सह सदस्य है, किसका एक सह सदस्य है, तो देखिए यहाँ पर इसका उत्तर है साफ्टा। किसका सह सदस्य है, साफ्टा का, जिसे दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र के रूप में जानते हैं। तो इस ठीक है, ये जो समझौता है ये जो है वो सार्क के अंतर्गत आता है, याद रखिए कि साफ्टा जो है वो सार्क के अंतर्गत आता है, ठीक है। मुक्त व्यापार की एक व्यवस्था है जो सार्क, SAARC, आपने ऐसे पढ़ा होगा ना सार्क, इसको पूरा पढ़ लीजिएगा जितने भी संगठन हैं। और ये जो समझौता है पूरा साफ्टा वाला, मुक्त व्यापार वाला, ये 2006 में हुआ था, ठीक है। अगला यहाँ पर क्या है, ये 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे। भारतीय शासक की बात हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो टीपू सुल्तान थे, डी यहाँ पर उत्तर होगा, जिन्होंने विदेशों में जो है आधुनिक तर्ज पर अपने दूतावास वहाँ पर स्थापित किए थे, जैसे कि हमारे अभी भी दूतावास रहते हैं, वो उनकी बात की जा रही है। अगला 12वां क्वेश्चन है, क्वार पन बिजली परियोजना किस नदी से संबंधित है। क्वार पन बिजली परियोजना, तो ये जो है वो है चिनाब नदी से संबंधित है। किससे संबंधित है, चिनाब नदी से। और चिनाब नदी कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ ज़िले में, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ ज़िले में है। अगला है यहाँ पर स्टैंड अप इंडिया योजना कब शुरू की गई थी, तो स्टैंड अप इंडिया योजना जो है वो 5 अप्रैल 2016 को शुरू की गई थी, ठीक है। अप्रैल 2016 भी आ सकता है, और वैसे आप इतना याद रखिए 5 अप्रैल 2016 को ये स्टैंड अप इंडिया जो कार्यक्रम है ये शुरू किया गया था, और 2016 को, और फिर इसको जो है ये कहा गया कि 2022 में इसके 6 वर्ष पूरे हो गए। तो ये था कि रोजगार मतलब आर्थिक रूप से अपने देश को पूरा क्या करना है, सशक्तिकरण करना है, रोजगार सृजन के ऊपर ध्यान देना है, और जो भी उद्यमिता है यानी कि रोजगार के लिए इन सबको बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी जो तरीके थे उनको लॉन्च किया गया था। इसके बाद यहाँ पर 14वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं, पंचायतें अध्यारोपित कर सकती हैं। तो पंचायतें क्या अध्यारोपित कर सकती हैं,
तो इसमें कूट है, उपकर, कर, टोल, शुल्क, इन तीनों में से कौन सा सही है, या तीनों ही सही हैं, दो सही है, इस तरह से यहाँ पर उत्तर देना है। तो तीनों ही सही हैं, उपकर, कर और टोल शुल्क तीनों ही ये जो है कर सकती हैं पंचायतें। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन 15वां है। उनकी साहित्यिक कृतियों में कविताएं, लघु कथाएं, उपन्यास, निबंध और नाटक शामिल हैं। उनके कुछ उल्लेखनीय कार्यों में द होम एंड द वर्ल्ड, गोरा, गीतांजलि आते ही आप समझ गए होंगे, घरे, वाहिरे, मानसी, बालका, सोनार तोरी, एक ये सोनार तोरी समझ गए होंगे, काबुली वाला भी, ये तो बच्चों की छोटे बच्चों की किताबों में भी है। निम्नलिखित में से कौन उपर्युक्त विवरण से संबंधित है, तो आप एकदम समझ जाएंगे किससे संबंधित है ये, रविंद्रनाथ टैगोर जी से। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगला 16वां क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं क्या है। 16वां क्वेश्चन जो है वो है इसके साथ साथ ये विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। ये देखिए आया अजीब सा दिवस, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है, तो ये जो है वो मनाया जाता है 10 सितंबर को। कब मनाया जाता है, 10 सितंबर को। और इसकी शुरुआत जो है WHO के द्वारा 2003 में की गई थी, ठीक है, 2003 में की गई थी, जिससे कि जो इसकी जो लोगों को जो आत्महत्या के लिए की रोकने के लिए थी ये, कि जिससे कि लोग आत्महत्या ना करें उसके लिए, है ना, और अपने जीवन में जो उम्मीदों को बढ़ावा देना, इस तरह से ये बात थी। तो इसी को लेकर 2023 की जो थीम थी वो थी कार्रवाई के माध्यम से उम्मीद बढ़ाना। अगला 17वां क्वेश्चन है, IFRS की जो फुल फॉर्म है वो बतानी है। तो IFRS की फुल फॉर्म यहाँ पर है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंडेक्स। इसके बाद 18वां क्वेश्चन है, विश्वास स्वरूपम किसकी प्रतिमा है, ये पूछा गया है। तो स्टैचू ऑफ बिलीव जो है वो भारत के राजस्थान में नाथ द्वारा में निर्मित है। हिंदू भगवान शिव की यहाँ पर ये मूर्ति है, किसकी, भगवान शिव की, राजस्थान में, और बहुत इम्पोर्टेंट है ये, और भगवान शिव की सबसे ऊंची मूर्ति है ये भारत में, ठीक है। और ये जो है इसलिए स्टैचू ऑफ बिलीव जो है पूरे विश्व में भी भगवान शिव की ये सबसे बड़ी मूर्ति है, भारत में ही नहीं विश्व में भी। अगला है यहाँ पर 19वां संक्षेपाक्षर, HIV का अभिप्राय क्या है, तो HIV एड्स से रिलेटेड है। तो आपको पता ही होगा, इसको कहते हैं ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये एक वायरस है, क्या नाम है इसका, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। 19वें क्वेश्चन के बाद आ जाते हैं 20वें क्वेश्चन पे। 20वां क्वेश्चन है, भारतीय लोक सेवा का परिवर्तन किया गया किस काल में किया गया 20वें क्वेश्चन में, तो ये जो है कॉर्नवालिस के शासनकाल में भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया था, ठीक है। और जो कॉर्नवालिस थे वो फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल रहे थे। और इसके साथ साथ 1793 में जो इन्होंने क्या किया था, जो स्थायी बंदोबस्त से रिलेटेड जो बात थी यहाँ पर 1793 में, तो उसके रूप में एक नवीन राजस्व पद्धति की इन्होंने शुरुआत भी की थी। तो ये सब यहाँ पर इनके बारे में बातें हैं। अगला यहाँ पर आते हैं 21वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रचनाकार, रचना और साहित्यिक विधा का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि रचनाकार, रचना और साहित्यिक विधा तीनों के बारे में है। तो 21वें क्वेश्चन का इसका उत्तर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, नंद किशोर आचार्य छिलते हुए अपने को उपन्यास। तो ये जो कविता इनका संग्रह है, पूरा कविता संग्रह है, ये जो है वो उपन्यास नहीं है, कविता संग्रह है ये, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है, ठीक है, ये उपन्यास ना होकर कविता संग्रह है इनका, और सबका सही है। इनका ये जो पोस्ट ऑफिस नंबर 203 नाला सुपारा, ये उपन्यास है। तो ये सब इनका इससे मिल रहा है, रचनाकार और रचना और साहित्यिक विधा जो है, ठीक है वो। इसके बाद यहाँ पर आ जाती है भारतीय विदेश सेवा IFS दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है, तो इसका उत्तर यहाँ पर आपको मिलेगा 9 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 23वां क्वेश्चन है, संगम साहित्य मणि मैकले की रचना किसने की थी,
तो ये जो थी वो शीतलय सत्यनार ने की थी। किसने की थी? शीतलय सत्यनार ने की थी। अगला यहाँ पर प्रश्न आ जाता है 24वां क्वेश्चन जो ये है, इसमें है जल योजन या हाइड्रेशन की क्रिया के द्वारा फेल्सपार नामक खनिज का परिवर्तन किस मृत्तिका में होता है? ठीक है, तो इसका उत्तर होगा ये कौलिन जो है मृत्तिका में। किसमें? कौलिन मृत्तिका में हो जाता है ये जो हाइड्रेशन की क्रिया के द्वारा फेल्सपार नामक जो खनिज है उसका परिवर्तन। तो आग्नेय की चट्टानों पर जो है हाइड्रेशन की क्रिया का अधिक प्रभाव होता है। इस प्रकार अवक्षय से आग्नेय चट्टान टूटकर परतदार शैलों में परिवर्तित हो जाती है और जिप्सम की संरचना का मुख्य कारण जल योजन की क्रिया भी माना जाता है। अगला यहाँ पर 25वां क्वेश्चन है, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो इसका उत्तर यहाँ पर होगा झांसी में। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के झांसी के चिरगांव नामक स्थान पर हुआ था और 1886 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अगला फिर इनकी जो रचनाएं थी वो बहुत से बच्चों को पता भी होंगी। इनकी रचनाएं से भारत भारती, रंग में भंग, जयधृत वध, पंचवटी, यशोधरा, साकेत, जय भारत, विष्णु प्रिया, ये सब मैथिली शरण जी की रचना थी। अगला है 26वां, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका उत्तर यहाँ पर होगा गाजियाबाद। जनघनत्व वाला गाजियाबाद है। ठीक है, तो ये इसका उत्तर यहाँ पर है और 2011 के अनुसार ही आएगा क्योंकि उसके बाद तो जनगणना हुई भी नहीं है। और जो ठीक है, और 2001 से 11 के बीच रही ना, तो जनसंख्या वृद्धि की दर भी जो थी वो पूरे उत्तर प्रदेश की जो थी वो आपको यहाँ पर बता दे रही हूँ 20.22% थी पूरे उत्तर प्रदेश की। अगला है ए हेल्प कार्यक्रम किस उद्देश्य से प्रेरित है? 27वां क्वेश्चन। तो ये जो है ए हेल्प कार्यक्रम ये पशुधन के स्वास्थ्य और उत्पादन के विस्तार हेतु महिलाओं को प्रशिक्षण देना है, क्योंकि महिलाएं जो हैं गाँव में घरों में रहती हैं और वो अपने पशुओं की देखभाल करती हैं, तो उसी से रिलेटेड है। ठीक है, 27वां क्वेश्चन। 28वें क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर 28वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 28वां क्वेश्चन है ये, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो इसको जो है लॉन्च किया गया था 1995 में। कब लॉन्च किया था राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम? 1995 में। और इसका उद्देश्य ये था कि गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों से संबंधित प्राथमिक आय उत्पादक की मृत्यु पर, जो प्राथमिक आय उत्पादक की मृत्यु पर वृद्ध व्यक्तियों, विधवाओं, विकलांग व्यक्तियों और शोक संतप्त जितने भी परिवार हैं सबको सहायता प्रदान करना था। ठीक है, अगला यहाँ पर 29वां क्वेश्चन है, भारत का प्रथम रात्रि वन जीव पार्क, नाइट सफारी पार्क, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? 29वां क्वेश्चन। तो ये जो नाइट सफारी पार्क है ये ग्रेटर नोएडा में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? ग्रेटर नोएडा में। फिर इसके बाद आ गया पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम किसकी पहल है? 30वां क्वेश्चन है। तो ये वित्त मंत्रालय की वित्त मंत्रालय की नहीं होगी पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम, ये होगी कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग की। इसका उत्तर यहाँ पर डी होगा, क्योंकि घरेलू जैविक बाजार का जो संवर्धन है उसको बढ़ावा देना है और जो लघु और मध्यम वर्ग के किसान होते हैं उनके जो जैविक उत्पाद जितने हैं उनको प्रमाणीकृत करना है और अच्छी पहुंच लोगों की वहां तक रहे, उसको लेकर है ये। इसके बाद है, किस चित्रकार को ब्रिटिश सरकार की ओर से कैसरे हिंद गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया? कैसरे हिंद गोल्ड मेडल ये है राजा रवि वर्मा। कौन है? राजा रवि वर्मा। और ये किया गया था। ठीक है, ब्रिटिश सरकार की बात हो रही है, तो ये कब की बात है? 1904 की। कब की बात है? राजा रवि वर्मा, ये 1904 की बात है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है? सबसे दक्षिणी जिला आप सभी को पता होगा। सबसे दक्षिणी जिला तो इनका जो है वो यहाँ पर आपको बता दूँ मैं, सोनभद्र होगा। हाँ, दक्षिणी सोनभद्र ही होगा। पूरा नीचे की तरफ वहाँ पर एमपी में लटका हुआ है ये सोनभद्र, तो ये इसका उत्तर जो है सोनभद्र होगा। जबकि उत्तरी जो जिला है वो होगा सहारनपुर, और इसके साथ साथ सोनभद्र हाँ दक्षिणी जिला होगा, है ना।
और बलिया जो होगा वो पूर्वी जिला है, और जबकि शामली जो है वो पश्चिमी जिला है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति पृथक्करण की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया? तो ये यहाँ पर उत्तर होगा, ये इतिहास का सवाल है और न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच शक्ति पृथक्करण से रिलेटेड है। तो ये जो होगा ये यहाँ पर बी यहाँ इस उत्तर होगा, 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम जो आया था उसके अंतर्गत। इसके बाद यहाँ पर 32वां है, महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा और सम्मान और स्वावलंबन के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस अभियान की शुरुआत की गई? ये 32वां क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर यहाँ पर जो 32वां क्वेश्चन है इसका यहाँ पर होगा मिशन शक्ति। ठीक है, मिशन शक्ति कार्यक्रम खूब चलता है, उसके अकॉर्डिंग ये जो है, और इसकी शुरुआत जो है 2021 में हुई थी, याद रखिएगा, मिशन शक्ति की 2021 में। अगला क्वेश्चन है 33वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 33वां क्वेश्चन है, ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर नामक रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है? तो ये जो जारी की जाती है वो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, अगला 34वें क्वेश्चन पे आते हैं। 34वां क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। 34वां क्वेश्चन ये है, FNCAS 9 क्या चीज़ है? ठीक है, इसके बारे में 34वें के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये जो है वो यहाँ पर जीन एडिटिंग में प्रयुक्त किया जाने वाला एक प्रोटीन है। ठीक है, जीन एडिटिंग यानी कि ये जो हो गया वो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी बायो के अंतर्गत आती है, जूलॉजी के अंतर्गत। इसमें जीन म्यूटेशन वगैरह जो करते हैं, जीन में एडिटिंग करते हैं, जीन्स जो होते हैं हमारे उनमें कुछ ना कुछ एडिटिंग करके और कुछ चेंज करके ये, और जीन्स में जो प्रोटीन्स होते हैं उनके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि कौन सी है? कॉमन सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो होगा वो पेंटानल जो है वो सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है दक्षिण अमेरिका की, और दलदली भूमि जिसे हम कहते हैं, और आर्द्र भूमि के बारे में सब कुछ पढ़ लीजिएगा। और ये ब्राज़ील में स्थित है। ठीक है, और लेकिन इसके कुछ हिस्से जो हैं ब्राज़ील की सीमा पार जो है बोलीविया और पराग्वे तक फैले हुए हैं। ठीक है, ये विशालकाय है, बहुत बड़ी। इसके बाद है यहाँ पर, किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की? किस बजट के अंतर्गत बात हो रही है? उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की बात हो रही है यहाँ पर। तो इसका उत्तर होगा यूनियन बजट 1992-93। अगला है, हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल के लेखक कौन है? हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल 37वां क्वेश्चन है ये, और इसके लेखक पूछे जा रहे हैं कौन है। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं डॉक्टर अजय सिंह रावत। कौन है इसके लेखक? डॉक्टर अजय सिंह रावत, और इनका जन्म कहाँ पर हुआ? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। इसके बाद है, एक बेसबॉल में कितने टाँके होते हैं? टाँके पूछ रहे हैं, देखिए कितना। वास्तव में इस तरह के डीप आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर 108 कितने टाँके होते हैं? 108 होते हैं। हाथ से सिले हुए डबल टाँकों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और तो इसलिए यहाँ पर टाँके जो बेसबॉल बनाई जाती है उसके बारे में बात हो रही है, सिली जाती है उसके बारे में। अगला है, चुक्कर शब्द का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? चुक्कर की बात हो रही है, तो चुक्कर शब्द का जो संबंध है वो पोलो से है। चक्कर, चुक्कर या चुक्का कहा जाता है, और ठीक है, तो पोलो की यहाँ पर बात हो रही है। अगला है, संघीय सरकार का अर्थ ऐसी सरकार से है। तो संघीय सरकार का अर्थ ऐसी सरकार से होता है जो संविधान द्वारा शक्तियों को राष्ट्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकारों के बीच विभाजित किया गया है, और दोनों अपने अपने अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। ठीक है, ये संघीय सरकार से रिलेटेड है। अगला 41वां क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। 41वां क्वेश्चन क्या है? 41वां क्वेश्चन ये देखिए यहाँ पर है, भोरम देव वन्य जीव अभ्यारण्य। भोरम देव वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ये देखिए अजीब सा ये क्वेश्चन है, नॉर्मल नहीं आएंगे क्वेश्चन, आपको मैं बता दूं। तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है, छत्तीसगढ़ के कवर्धा। ठीक है, कवर्धा जिले में स्थित है। अगला 42वां क्वेश्चन है, भौगोलिक दृष्टि से निम्नलिखित में से सबसे बड़ी प्रणाली कौन सी है? तो जो सबसे बड़ी प्रणाली होती है भौगोलिक क्षेत्र में, तो वो होती है जनसंख्या। कौन सी? जनसंख्या। इसका सी उत्तर यहाँ पर होगा। अगला इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर
देखते हैं कौन सा है 43वां क्वेश्चन, जो कि आपको दिख रहा है मैथ का है। ये आप अपने आप कर लीजिएगा मैथ के क्वेश्चन अपने आप, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन मैं यहाँ पर सॉल्व नहीं करा पाऊँगी। तो ये चीज़ है। अगले अब आ जाते हैं हिंदी के क्वेश्चन पे। हिंदी के पूरे 50 क्वेश्चन हैं। अब यहाँ पर ये आपको पैराग्राफ दिख रहा है, मादक पदार्थों के प्रयोग की लत आज के युवा में तेज़ी से फैल रही है। कई बार फैशन की खातिर दोस्तों के उकसाने पर लिए गए ये मादक पदार्थ अक्सर जानलेवा होते हैं। इस तरह से ये आप पूरा पैराग्राफ आराम से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं इसको पढ़ूंगी और पढ़ने के बाद इसके आंसर बताऊंगी तो डेफिनेटली मुझे जो है वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपको जो है पैराग्राफ जो है वो आप इनके उत्तर देख लीजिएगा, क्योंकि पैराग्राफ के उत्तर देखना भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। पैराग्राफ जो होते हैं वो हर बार बदल के आते हैं, ऐसा नहीं कि यही वाला पैराग्राफ आए, लेकिन बस इसका आप पैटर्न देख सकते हैं कि किस तरह से इसके क्वेश्चन यहाँ पर आए हुए हैं। ये मैं आपको इसलिए यहाँ पर स्लो मोशन में थोड़ा सा इस वीडियो को यहाँ पर जो है वो दिखा दे रही हूँ, जिससे आपको आसानी हो जाए इसको समझने में कि 2 पैराग्राफ आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, और दोनों पैराग्राफ में ये देखिए 5-5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पैराग्राफ के बाद आगे आते हैं हम। ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ के क्वेश्चन अनुच्छेद के आधार पर देखिए हैं। इसके बाद 61वां क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं कि किसी विकल्प में अंग्रेजी परिभाषित शब्द का समकक्ष हिंदी परिभाषित शब्द सही नहीं है, कौन से विकल्प में सही है नहीं है। तो यहाँ पर 61वां क्वेश्चन हम देखेंगे। देखिए, जो वर्कशॉप है इसे हम कार्यशाला कहते ही हैं, ये आप सबको पता है। और इसके बाद जो ये प्रिजर्वेशन है, ये संरक्षण है। फिर क्या है, अनऑथराइज्ड अनाधिकृत, और मेमोरेंडम जो है वो ज्ञापन है। तो यहाँ पर जो ये आपको अनऑथराइज्ड दिख रहा है वो अनाधिकृत, वो सही है, यहाँ पर वो सही अर्थ होता है। तो इसका जो है इसका उत्तर यहाँ पर सही नहीं है पूछा है। तो यहाँ पर सबका ही मुझे सही लग रहा है। फिलहाल प्रिजर्वेशन को संरक्षण बोलते हैं, ये संक्षारण लिखा है ये, तो इसका बी गलत यहाँ पर हो सकता है। फिलहाल मुझे ये वर्कशॉप कार्यशाला और मेमोरेंडम ज्ञापन ये भी सब सही हैं, तो ये बी 61 का आपको सही मिलेगा देखने को। इसके बाद आ जाते हैं 62वें क्वेश्चन पे। ये लिखा है डिप्यूटेशन। डिप्यूटेशन का जो हिंदी शब्द सही है पूछा है, समकक्ष हिंदी। तो ये 62वां क्वेश्चन पूछा है। तो डिप्यूटेशन का बिल्कुल सही जो होगा वो प्रतिनियुक्ति होता है। क्या होता है? प्रतिनियुक्ति। इसके बाद डीओ पत्र में डीओ की मैंने कल की वीडियो में बताया है पूरा। डीओ पत्र जो होता है, जैसे अर्ध सरकारी पत्र होता है, कि अधिक्रमण लिखने का सही तरीका क्या है? तो डीओ का जो अधिक्रमण है वो उसको लिखते हैं हम भवदीय करके लिखते हैं। क्या लिखते हैं? भवदीय करके। इसके बाद है अगला ऑफिस मेमोरेंडम। ऑफिस मेमोरेंडम में इस्तेमाल किया जाने वाला सही अभिवादन क्या है? सही अभिवादन पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो सही अभिवादन जो है ऑफिस वाले में, तो सही अभिवादन यहाँ पर जो है ये रेस्पेक्टेड सर, डियर सर, प्रियस, ये ऑफिस मेमोरेंडम की यहाँ पर बात हो रही है। और ऑफिस मेमोरेंडम जो होता है वो उसे हम कहते हैं कार्यालय ज्ञापन। तो ये होता है कि एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को उसे भेजा जाता है। तो यहाँ डियर सर, डियर मैडम ये तो लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसका यहाँ पर आपको डी उत्तर सही है। ठीक है, डी यहाँ पर सही होगा, आप डी लगा के आइएगा। नीति के महत्वपूर्ण मामले, जैसे कि औद्योगिक लाइसेंस की नीति में सरकार के निर्णयों की सार्वजनिक घोषणा करने के लिए किस प्रकार के संचार का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ 65वां जो है ये क्वेश्चन है कि अगर कोई भी नीति का मामला है उसके बारे में यहाँ पर बात करनी है तो वो एक प्रस्ताव रखा जाता है। कोई भी संचार का उपयोग करना है तो प्रस्ताव की यहाँ पर बात आपको देखने को मिलेगी, है ना। तो इसका डी यहाँ पर ठीक होगा। रिजोल्यूशन का उपयोग करेंगे हम लोग। और जबकि और जो सरकारी सूचनाएं हैं, जैसे हमें नियुक्ति, नियम, आदेश या छुट्टी, प्रशिक्षण, स्थानांतरण, तो वो अधिसूचना और विज्ञप्ति वगैरह के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है विदेशी सरकारों के साथ संपत्राचार करने के लिए निर्देश जारी करने के लिए कौन सा सरकारी कार्यालय जिम्मेदार है? विदेशी सरकारों के साथ पत्राचार करने के लिए निर्देश जारी करने के लिए पूछा है कि कौन सा सरकारी कार्यालय जो है वो जिम्मेदार है। तो वो आपको पता है विदेश मंत्रालय होगा ही, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। अगला है
रिकरिंग का क्या अर्थ होता है, 67th है ये। रिकरिंग का अर्थ क्या होता है, तो रिकरिंग का अर्थ होता है आवर्ती। क्या अर्थ होता है, आवर्ती। आवर्ती का मतलब क्या होता है, बार बार होने वाला, जैसे कि रिकरिंग होता है जो बार बार होने वाली की बात। इसके बाद रिक्ति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कि कहते हैं रिक्ति। तो रिक्ति को क्या बोलेंगे अंग्रेजी में, रिक्ति को कहेंगे वैकेंसी। क्या बोलेंगे, वैकेंसी। कहते हैं कितनी रिक्तियां हैं, तो वैकेंसी इसके लिए सही है। इसके बाद 69th है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करो जिसमें कोई त्रुटि लग रही है, और त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं आप चुन सकते। जैसे प्रधानाचार्य ने हिंदी अध्यापक को बुलाए, प्रधानाचार्य ने हिंदी अध्यापक को बुलाया। तो यहाँ पर जो तीसरा वाला है उसमें हमें यहाँ पर जो है 69 में अगर हम देखेंगे तो तीसरे वाले में गलती है। तो यहाँ पर जो 3 नंबर है को बुलाया, यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर ये गलत है। अगला 69 के बाद 70 पे आते हैं क्वेश्चन। 70 क्वेश्चन है जो 70 यहाँ पर देखते हैं कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे सही जो उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा। अगर कोई रेखांकित खंड है इसमें, ये इसको हमें हटाना है, दूसरा कौन सा। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो आप लिख दीजिए किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़े लाए, पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़े लाए। तो इसमें जो है आप क्या बदलाव करना चाहेंगे, तो यहाँ पर किसी बदलाव की कोई आवश्यकता नहीं लग रही है, ये हम इसी तरह से नॉर्मली बोलते हैं। अगला है 71वां, दिए गए रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। यदि कोई इसमें विकल्प आपको चेंज नहीं लग रहा है तो बदलाव की आवश्यकता नहीं, ये भी चयन कर सकते हैं। वह मुझे अनंत काल से नहीं मिला है, वह मुझे अनंत काल से नहीं मिला है। तो इसका जो होगा यहाँ पर अनंत काल को आप चिरकाल भी कह सकते हैं, तो चिरकाल लिख सकते हैं यहाँ पर, वह मुझे चिरकाल से नहीं मिला है। ठीक है, ये सही है। 72वां है कि मुहावरे तथा उसके अर्थ को सुमेल कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए इसमें। तो यहाँ पर यह देखिए मुहावरा है और इसमें विकल्प सही चयन करना है। तो देखिए छाती से लगाना क्या होता है, छाती से लगाना होता है पूरा, छाती से लगाना होता है आलिंगन करना, और छाती पर सांप लौटना है तो ये होगा यहाँ पर ईर्ष्या करना, छाती उमड़ना और छाती फटना। छाती फटना है अधिक दुख होना। तो घा का होगा, घा का बा है, घा का बा है, तो ये तो दोनों सही हो गए। तो ऐसे करके हम कर सकते हैं, जबकि ये दोनों फिर हट जाएंगे। फिर हो गया कि छाती पे सांप लौटना, तो गा का जो होगा वो खा का जो होगा वो सा होगा, तो खा का सा यहाँ भी है, खा का सा यहाँ भी है। अब का का जो है दा है, तो ये इसका ए होगा यहाँ पर। 72 का जो है वो ए होगा, मतलब आलिंगन करना अगर छाती से लगाना। 73वां है नहले, इसमें मुहावरे का सही अर्थ कौन से में नहीं है, कौन से में नहीं है 73वां। तो थाली का बैंगन होना ये गलत है, सर्वसुलभ होना ही नहीं होता। थाली का बैंगन होना तो मतलब ही जहाँ आपको सही लगा उसकी तरफ लुढ़क गए, तो वो होता है, ये यहाँ पर गलत है। जबकि बत्ती सी बंद होना चुप हो जाता, कहते नहीं बत्ती सी बंद करो, बहुत बोल रहे हो या बहुत हंस रहे हो। नहले पे दहला सही है, करारा जवाब दे देता आदमी। सिर का पसीना पाँव तक आ जाना, बहुत कठिन परिश्रम करना, ये भी सही है। फिर है 74, जिन जिन ढूंढा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, जिन ढूंढा तिन पाइयाँ पे, तो ये बहुत अच्छा है। यानी कि अगर आप बार बार गहरे पानी तक जाएंगे नदी में तो कुछ ना कुछ आपको ज़रूर हाथ लगेगा, यानी कि आप सफलता जो है आपके परिश्रम का फल आपको अवश्य मिलेगा। तो 74 का यहाँ पर ए है। ठीक है, इसके बाद है 75। 75 के बाद निम्नलिखित किस मुहावरे का जो अर्थ है वो अत्यंत प्रसन्न होना नहीं है, अत्यंत प्रसन्न होना नहीं है। तो दिल बाग बाग होना इसका है। फूल कर कुप्पा होना, ये गुस्सा, फूला ना समाना पेट फूला, फूल कर कुप्पा होना तो गुस्सा होना है। तो 75 का यहाँ पर सी आपको आंसर देखने को मिलेगा कि फूल कर कुप्पा होने का मतलब होगा कि जो है वो गुस्सा हो जाना है ना, अत्यंत प्रसन्न होना थोड़ी फूल कर कुप्पा होना। फिर आते हैं यहाँ 76वें क्वेश्चन पे, मीमांसा का सही पर्यायवाची जो शब्द है वो क्या है। तो मीमांसा का जो सही पर्यायवाची शब्द है 76 का वो है समालोचन। ठीक है, समालोचन होगा। अब इसके बाद आ जाते हैं 77, यहाँ पर समालोचन या समीक्षा करना होता है। 77वां बिजली का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो बिजली का पर्यायवाची शब्द जो होगा वो सौदामिनी होगा। क्या होगा, सौदामिनी होगा। इसके और भी पर्यायवाची होते हैं, चपला, चंचला, दामिनी, तड़ित, विद्युत, इस तरह से होते हैं। इसके बाद है 78वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें जो लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं वो भारती नहीं है, जबकि इंदिरा, कमला, रमा
ये तीनों लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। श्री, पद्मा, ये सब लक्ष्मी के पर्यायवाची होते हैं। और जबकि भारती जो है वो सरस्वती का जो है वो पर्यायवाची है। और इसके शारदा, ये भी सरस्वती के हैं। गिरा भी सरस्वती के हैं। विमला भी सरस्वती के हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है? 79 पूछा जा रहा है। तो इसमें जो कपड़ा का, ये देखो, वस्त्र, वसन और पट, ये सब है, लेकिन यहाँ पर वासन जो है वो नहीं है, तो डी यहाँ पर होगा। इसके बाद है 80वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है? 80वां है, तो दामोदर जो है वो मेघ का पर्यायवाची नहीं है। जबकि जिसमें धर, धर, धर लिखा है, तो ये सब जो है पर्यायवाची हैं मेघ के। आविर्भूत, आविर्भूत का सही विलोम क्या है? तो आविर्भूत का सही विलोम जो है तिरोभूत है। क्या है? तिरोभूत। क्षणिक का सही विलोम पूछा है, तो क्षणिक माने थोड़ा सा होता है ना, तो क्षणिक का सही विलोम होगा शाश्वत। क्या होगा? शाश्वत। अग्रज का विलोम आप सबको पता है, अग्रज का विलोम अनुज होगा, अग्रज का अनुज होगा। इसके बाद बात हो गई 84वां, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से युग्म जो गलत है उसके बारे में बात हो रही है कि युग्म जो है गलत वो कौन सा है? तो अनुचर का परिचर ये गलत है, जबकि ये सब जो हैं वो ठीक हैं। इसके बाद निम्नलिखित शब्दों की दृष्टि से इनमें से कौन सा युग्म गलत है, वह कौन सा है? तो इसमें जो 85 में आपको देखने को मिलेगा, तो आच्छादित का परिच्छन्न नहीं होगा, ये यहाँ पर 85 का आपको सी देखने को मिलेगा। ठीक है। और आच्छादित का अनाच्छादित होता है। ठीक है। परिच्छन्न का विलोम अपरिच्छन्न, ये यहाँ पर विलोम की दृष्टि से गलत है। अगला यहाँ पर है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताइए। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द जो है यहाँ पर वो आपको देखने को मिलेगा विवर्त, जबकि इसमें भी ये वाला रेर लगा हुआ रहता है ना। ये विरहणी में हा पे छोटी की मात्रा लगी रहती, चिन्ह तो ऐसे लिखा ही नहीं जाता, चिन्ह में ऐसे करके लिखा जाता, चिन्ह होता है वो। ठीक है। तो 86 में ये है जो विवर्त है वो ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं 87वां क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी के वाले शब्दों का चयन कीजिए इसमें। तो 87वें क्वेश्चन में जो शुद्ध वर्तनी है वो ज्योतिषना, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है। इसके बाद है वर्तनी, इसमें दोनों आधा ता और आधा सा बनेगा। फिर 88वां है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द जो है वो अशुद्ध है। इसमें अशुद्ध पूछा, देखिए अनुग्रहता आ गया, बिल्कुल सही लिखा हुआ है यहाँ पे। तो 88 में यहाँ पर जो है उत्कर्षता जो है वो गलत लिखा है, और सब यहाँ पर सही है। उत्कर्षता कोई शब्द नहीं होता, उत्कृष्टता होता है। ठीक है। उत्कृष्टता होता है, जैसे आप ऐसे लिखेंगे उत्कृष्टता, उत्कृष्टता, ये सही शब्द है। अगला है 89, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य आपको चुनना है। तो 89 में प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए वह कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। हर एक विद्यार्थी, हर एक गलत है, ये सही है, ए वाला सही है 89 का। इसके बाद 90 पे आते हैं, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य सुनना है। वाक्य अशुद्ध है वो चुनना है। मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया, ठीक है। निर्दय व्यक्ति से, यहाँ पर निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी, उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। ठीक है। तो एक मिठाई की दुकान नहीं, मिठाई की एक दुकान है, ये एक यहाँ जाएगा, एक मिठाई की दुकान थोड़ी, मिठाई की एक दुकान है, तो ये सी वाला यहाँ पर गलत लिखा है। अब आ जाते हैं 91वें क्वेश्चन पे। 91वें क्वेश्चन क्या कहता है, और उसके बाद देखते हैं आगे के क्वेश्चन। 91 में देखिए, ये सब जो क्वेश्चन है इसमें पूछा है कि जो कोई शत्रु नहीं जन्मा हो, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पर उसको कहेंगे अजात शत्रु। क्या कहेंगे? अजात शत्रु। ये जो है अजय जो है जिसे जीता ना जा सके है। शत्रु जयी जो है वो ये होता है जिसने शत्रुओं को जीत लिया हो, और इसके साथ साथ जिसका कोई शत्रु ना हो वो है शत्रुविहीन, लेकिन जिसका कोई शत्रु जो है वो शत्रु नहीं जन्मा हो वो अजात शत्रु है। ठीक है। इस तरह से खोज करने वाला, खोज करने वाले को क्या कहते हैं? 92वां है, तो खोज करने वाले को यहाँ पर कहेंगे हम अन्वेषक। क्या कहेंगे? अन्वेषक कहेंगे। लेकिन जिसकी आप उपमा ना कर सकें वो अनुपम है। और अन्विति उसे कहते हैं अन्वित होने की अवस्था, और निवेश करने वाला होता है निवेशक। अगला यहाँ पर प्रश्न है 93वां, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, गर्दन के बारे में बात हो रही है। तो जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसे सुग्रीव कहते हैं। क्या कहते हैं? सुग्रीव कहते हैं। और पार्थिव उसे कहते हैं जो पृथ्वी से संबंधित है। ठीक है। और सुधीर उसे कहते हैं जो बहुत धैर्यवान है, उसे सुधीर कहते हैं। और सुनील उसे कहते हैं जो बहुत ज़्यादा नीला होता है।
94वां है निम्नलिखित जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके, जिसका अनुभव आप इंद्रियों द्वारा ना कर सकें तो उसको यहाँ पर कहेंगे अतीन्द्रिय। क्या कहेंगे? अतीन्द्रिय। और जितेंद्र उसे कहते हैं जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो और इंद्रियों से संबंधित बात होती है वो होती है ऐन्द्रिक। इसके बाद 95वां क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में प्रयुक्त शब्द में युग्म सही युग्म कौन सा है? तो जो ये है जो स्त्री अभिनय करे वो अभिनेत्री कहलाती है। जो व्याकरण जानता हो, जो व्याकरण जानता हो उसे व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? व्याकरण। वा पे आई की मात्रा और याकरण, व्याकरण, ये व्याकरण कहते हैं। आँखों से परे जो होता है वो अप्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष, जिसे आपको अप्रत्यक्ष। और लौट आया हुआ जो होता है वो प्रत्यागत होता है। तो ये इसका डी सही है। लौट आया हुआ वो क्या कहलाता है? प्रत्यागत। अब 96वां यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। 96वां क्वेश्चन क्या है? 96वां क्वेश्चन है कि उसी समय में रहने वाला, ये देखिए यहाँ पर अभी देखते हैं। 96वां है यहाँ उसी समय में रहने वाला। उसी समय में रहने वाले को क्या कहेंगे? 96 की बात हो रही है यहाँ पर, तो इसका उत्तर होगा समसामयिक। समसामयिक घटना नहीं होती, उसी समय की घटना। इसके बाद है यहाँ पर, और समदर्शी कौन होता है? समदर्शी जो सभी के समान दृष्टि रखता हो। सार्वजनिक वो है जो सबसे संबंध रखता हो। सामुदायिक वो है जो किसी समुदाय विशेष की बात हो रही हो। इसके बाद जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो, जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो वो उसका यहाँ पर होता है प्रत्युक्त। क्या होता है? प्रत्युक्त। इसके बाद है वह व्यक्ति जिसने संन्यास ग्रहण किया हो। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा है, 98 का क्वेश्चन है। तो उसे हम कहते हैं प्रव्रजित। क्या कहते हैं? प्रव्रजित कहते हैं, प्रव्रजित। इसके बाद है ये जो पर्याय शब्द है इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है पर्यायवाची से रिलेटेड? 99वां है। तो इसमें जो है रात्रि का जो है ये जो है वो सुमेलित नहीं है, ये गलत है। और जो है जबकि रात्रि के जो है वो इसमें, हाँ ये यहाँ पर ये गलत है। जबकि मेघ का निरद और अम्बुज सही है, पक्षी का खजंडस सही है, वृक्ष का तरु खाग सही है। तो सी यहाँ पर उत्तर गलत है। 100वां है पर्यायवाची में असंगत पूछा है। असंगत कौन सा है? तो असंगत कौवा वाला जो है ये पर्यायवाची असंगत विलोम है, असंगत पर्यायवाची, जबकि ये तीनों आपको सही है। तो कौवा का यहाँ पर गलत दिया है। अगला है यहाँ पर 100 के बाद 100 के बाद यहाँ पर हम देखते हैं 101। अब कंप्यूटर, क्योंकि अब कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए, 100 तक हिंदी के थे। अब आगे यहाँ पर कंप्यूटर के क्वेश्चन। डीएनएस का विस्तृत रूप पूछ रहे हैं यहाँ पर। तो डीएनएस का विस्तृत रूप जो होगा वो होगा डोमेन नेम सिस्टम। ये होगा डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है, ये ए होगा इसका। 102 पे आते हैं। 102वां क्या पूछ रहा है? 102वां क्वेश्चन है वीजीए। वीजीए का विस्तृत रूप क्या है? तो वीजीए का विस्तृत रूप है यहाँ पर वीडियो ग्राफिक डिस्प्ले। क्या है? वीडियो ग्राफिक डिस्प्ले। 103वां क्वेश्चन है 3.5 इंच नमनीय चक्रिका जिसे फ्लॉपी डिस्क कहते हैं, इसकी क्षमता कितनी होती है? तो इसकी क्षमता जो है 1.44 MB होती है, MB। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी लघुपद कुंजियों में उपयोग संकेतक को आलेख के अंत में ले जाने के लिए कौन सी जो है हम जो कोई भी कुंजी है, कोई भी वो है कि हमारे पास उसके उपयोग कैसा उपयोग करें कि हम जो है उसे लास्ट तक ड्रैग करके किसी चीज़ को ले जा रहे हैं। तो कंट्रोल प्लस एंड, कंट्रोल प्लस एंड, ठीक है, END, कंट्रोल प्लस एंड की अगर पुट करेंगे तो वो हो जाएगा। हम लास्ट का जो हमें देखना होगा किसी मैटर का, जैसे हमें इसका लास्ट का देखना है तो हम कंप्यूटर पे कंट्रोल प्लस एंड पुट दबाएंगे तो हम नीचे के पोर्शन पे, एंड के पोर्शन पे आ जाएंगे। SMTP की फुल फॉर्म पूछ रहा है यहाँ पर। तो SMTP की फुल फॉर्म होगी ये पर सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। 106वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक साधारण जो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज जो है वो कोबोल होती है। ये कॉमन क्वेश्चन है, काफ़ी बार आ चुका है, कोबोल। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी मिसल व्यवस्थापन सर्वाधिक कार्यक्रम व्यवस्थापन का प्रयोग होता है यहाँ पर? तो यहाँ पर जो सिक्वेंसल है जो ये क्रमबद्ध, ठीक है, इसका जो है इसके लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। अगला है गिनतारा का उपयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो गिनतारा जो अबेकस होता है ना बच्चों के लिए, अबेकस नहीं होता गिनतियों के लिए, ऐसे लाइन लगी रहती है उसमें ऐसे गोले गोले भरे रहते हैं, बच्चे काउंट करते हैं, अबेकस,
ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है अबेकस के बारे में। सबसे पहले कहाँ उपयोग हुआ था, तो अबेकस का सबसे पहले जो है वो चीन में उपयोग हुआ था। ठीक है, कहाँ यूज़ हुआ था, चीन में उपयोग हुआ था। और ये गिनने के लिए किसी चीज़ को। शी भाषा में आयताकार कोष्ठकों का उपयोग कहाँ होता है, तो जो एंटी एंड टी वेल्स प्रयोगशाला में जो है डेनिस रिची ने किया था इसका। और ठीक है, तो इसका जो है यहाँ पर 109 का आपको जो है सारणी में ये जो है यहाँ पर इसका उपयोग जो होता है जब हम सारणी बना रहे होते हैं तब यूज़ होता है। आयताकार कोष्ठक जो होते हैं ना, ऐसे जब हम कोई सारणी बनानी होती है, हम किसी का नाम लिखना है, फिर इस तरह से इसकी बात हो रही है, जो हम पूरा बच्चों का नाम फिर ये सब ऐसे लिखते हैं, कभी कुछ बनाते हैं तब। 110 है यहाँ पर, क्या कि निम्नलिखित में से क्या सी भाषा में, कौन सी भाषा में प्रारूपबद्ध निवेश या निर्गत जो है कथन सही है, तो सी लैंग्वेज की बात हो रही है यहाँ पर। क्या सी लैंग्वेज, तो सी लैंग्वेज में हमें प्रिंट जो यहाँ पर प्रिंट फंक्शन की सहायता से हम जो है पूरा प्रिंट फंक्शन की सहायता से क्या करते हैं, ये जो प्रिंट एफ एवं स्कैन एफ, इसकी सहायता से क्या करते हैं आउटपुट डिस्प्ले करने की हमें अनुमति मिल जाती है। पूरा ये है। फिर अगला है कौन सा संचार माध्यम न्यूनतम गति संबंध है, कि कम से कम गति संबंध वाला बात हो रही है, तो ट्विस्टेड पेयर वायर जो है, ट्विस्टेड पेयर वायर यानी कि विकृत युग्म जो होता है, इसके माध्यम से ऐसी व्यवस्था है कि ट्रांसमीटर एंड रिसीवर जो है उसके बीच जो है अधिकतम दूरी 1 किलोमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला है 112 में क्या पारितंत्र विपत्तियाँ सिस्टम थ्रेड्स कहलाते हैं। क्या चीज़ सिस्टम थ्रेड्स कहलाते हैं, तो यहाँ पर जो है वर्म, वायरस और ये पूरा ट्रोजेंस, ये सब जो हैं वो सिस्टम थ्रेड्स कहलाते हैं। तो इसका उत्तर उपर्युक्त जो ये इसका उत्तर यहाँ पर उपर्युक्त में से कौन सा ये लिखा है, पारितंत्र विपत्तियों में जो है कहलाते हैं, तो ये तीनों ही कहलाते हैं, उपर्युक्त सभी होगा इसमें। ठीक है, ये चीज़ है। अगला है एक प्रधान मिसल यानी कि फाइल जो है, ठीक है, मेन फाइल में समाविष्ट होते हैं। ठीक है, एक प्रधान पूरा इसके बारे में लिखा है, मास्टर फाइल की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, मास्टर फाइल की यहाँ पर बात हो रही है, तो 113 का यहाँ पर होगा। ये जो होते हैं वो पूरे स्थायी तत्व रहते हैं मास्टर फाइल में हमेशा। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पर पूरा ये कंप्यूटर प्रोग्राम की बात हो रही है यहाँ पर, कि निर्देशों का पालन कैसे किया जाता है 114 कंप्यूटर प्रोग्राम को लेकर। तो इसका होगा पूरा जो है हम क्रमबद्ध रूप से जब काम करते हैं तो पूरे उस रूप से इसका पालन किया जाता है। फिर इसके बाद कंप्यूटर वायरस की बात हो रही है। कंप्यूटर वायरस में क्या करने की क्षमता होती है, क्या कर सकता है कंप्यूटर वायरस, तो कंप्यूटर वायरस जो है अपने रूपों को बहुत सारा बदल लेता है और आपके जो प्रोग्राम होते हैं उनको भी बदल देता है। ठीक है, इसके बाद है अर्धचालक स्मृति क्या है, 116 की बात हो रही है। तो रैम यहाँ पर जो रैम जो है रैम जो है वो एक अस्थायी मेमोरी के रूप में है, और इसी को हम जो है यहाँ पर ये पूरा अस्थायी रखा जाता है। और इसको लेकर यहाँ पर हुआसी जो है वो उदवाई इस तरह से लिखा है, हिंदी में बहुत टफ है थोड़ा ये। किलोबाइट में के से क्या मतलब है, 117 में पूछा है किलोबाइट में के से क्या मतलब है, तो के में जो होता है 1024 बाइट जो होती हैं वो 1 किलोबाइट के बारे में होती हैं। और ठीक है, इसके बाद 118 है ये पूरा पूछा है पास्कल लिखा है। पास्कल किसके द्वारा बनाई गई जो है, तो पास्कल का जो विकास है वो निकोलस बर्थ के द्वारा बनाई गई है, और ये स्विट्जरलैंड के प्रोफेसर थे पास्कल भाषा जो है। इसके बाद है दशमलव संख्या जो 80 को BCD के जो पूरा इसमें पूछा है, ये बाइनरी नंबर से रिलेटेड आ गया। ठीक है, बाइनरी नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, तो इसका जो आंसर होगा वो यहाँ पर C होगा। ठीक है, बाइनरी नंबर जिन बच्चों को आते होंगे वो कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद आ गया यहाँ पर अंकीय जो 80 का बारा है, 80 का पूछा बाइनरी नंबर। फिर अंकीय जो डिजिटल और एनालॉग, डिजिटल से एनालॉग के संकेतों के लिए कौन से अभियंत्र का उपयोग किया जाता है, हम डिजिटल से एनालॉग में ले जाएं उसे, तो उसके बारे में पूछा जा रहा है।
तो इसमें मॉडेम के द्वारा होता है, डिजिटल से एनालॉग में। 121 है, 121वां क्वेश्चन है कि जो अर्ध डुप्लेक्स ये दर्शाता है कि सूचना इसमें संचारित हुई है या नहीं हुई है। तो ये पूरा उभय दिशा में परंतु एक ही समय में नहीं, ठीक है, दोनों दिशाओं में, उभय दिशा का मतलब दोनों दिशाओं में लेकिन एक ही समय में नहीं। फिर है वैद्युतिक डाक, ईमेल की बात हो रही है यहाँ पर। ईमेल निम्नलिखित में से कौन से पूरा संदेशों को विवर्गित है, किस तरह के संदेशों के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। तो ये ईमेल की बात जब 123वें क्वेश्चन में हो रही है, थोड़ा यहाँ पर कंप्यूटर जो है हिंदी में पूरे क्वेश्चन है, इस वजह से थोड़ा टफ हो रहा है। इसको मैं अभी बताती हूँ। यहाँ पर 122, तो 122 का यहाँ पर आपको जो है बी आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है। SMTP क्या है, SMTP की तरह। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, ये यहाँ पर आपको मिलेगा यहाँ 123वां क्वेश्चन, TCP/IP क्रमाचार निम्नलिखित प्रतिष्ठित क्रमाचार कौन से प्रतिष्ठान द्वारा विकसित किया गया है। तो ये TCP और IP की बात हो रही है यहाँ पर। तो किसके द्वारा ये जो है, तो ये जो है वो DARPA जो DARPA है इसके द्वारा जो है विकसित किया गया है। फिर 124वां है पूरा क्वेश्चन की, इसमें पूरा पूछा है कि आपस में जो संबंध की बात पूछी गई है। तो इसमें इसका ये वाली बात है, जब किसी के संबंध की कि बड़ा है, छोटा है, नहीं है, वो इससे पता चलता है, इन सब चीज़ों से नहीं पता चलता है। अगला है किसी सारणी के तत्वों का उपागम किसके द्वारा होता है। तो ये जो है अनुक्रमणिका संख्या जो होती है, पूरी संख्या, उसके द्वारा इसका किसी सारणी के तत्वों का उपागम होता है। इसके बाद 126 है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया का उपयोग कीबोर्ड से एकल संकेत प्रविष्टि हेतु किया जाता है। तो ये जो है 126 का, इसमें यहाँ पर गेचर इसका आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर द्रुतिका जो है कांचे की बात हो रही है, जो होती है, जो आपने देखा होगा आपके पास इस तरह से कांचे लिखा रहता है, इसको कैच भी कहते हैं बहुत से लोग। तो इसकी जो स्मृति है वो कैसी होती है, 127 कल भी एक क्वेश्चन आया था। तो इसकी जो स्मृति है वो रैम टाइप की होती है। किस तरह की होती है, रैम वाली। अगला है यहाँ पर शदमकूट, यानी कि जो ये इस तरह से रीडो कोड की बात हो रही है। तो उसका क्या व्यवहार है, कि इस हेतु क्या व्यवहार है 128 में। तो 128 का यहाँ पर होगा क्रमादेश चरण लिखने हेतु, ठीक है। इसके बाद है रैम के प्रकार हैं, रैम के क्या प्रकार हैं, तो रैम जो है उसका DDR भी है, DDR3, DDR1, तो प्रयुक्त शब्द भी RAM रैम की बात हो रही है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके बाद है CPU, इनसे बना है। तो CPU किस से बना हुआ है, 130वां पूछ रहे हैं क्वेश्चन। तो CPU जो है ALU और प्लस CU से बना हुआ है, तो इसका ये उत्तर यहाँ पर होगा। इसके बाद यहाँ पर ALU जो है वो होती है एक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और CU जो होता है वो कंट्रोल यूनिट होती है। तो ये है 131 है, को मान्य भंडारण प्रकार के रूप में भी जाना जाता है। तो इसमें जो यहाँ पर पूरा SD जो है इसको एक जो है स्टोरेज के रूप में भी जाना जाता है। CPU के जो है पश्चातवर्ती पट्टिका में ये सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो CPU के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, और इसको माइंड भी कहते हैं, है ना, इसको कंप्यूटर का माइंड कहते हैं ना। 132वें क्वेश्चन के बारे में बात हो रही है। तो इसमें जो है यहाँ पर 132 में ये RS322 संयोजक। इसके बाद है कुंजी पटल पर उपलब्ध क्रिया कुंजी है। तो इसका उत्तर यहाँ पर मिलेगा ये ऑल्टर कुंजी, ठीक है, ऑल्टर कुंजी पटल पर उपलब्ध क्रिया कुंजी है। इसके बाद है यहाँ पर ये दोनों ऑल्टर लिखे हुए हैं, देखो है, कोई सा भी मान लेना आप। 134 है, एक परितंत्र तंत्रांश नहीं है। तो पावर पॉइंट जो है वो परितंत्र नहीं है, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण का एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है।
प्रस्तुतिकरण का एक सॉफ्टवेयर है, हमें कोई चीज़ प्रस्तुत, प्रेजेंटेशन का एक सॉफ्टवेयर है। 135 क्वेश्चन आ जाते हैं। 135 है संगणक, वही है कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर के बारे में पूरा दिया है। इसमें जो है कृत्रिम मेधा की अवधारणा का उपयोग, कृत्रिम मेधा की अवधारणा का उपयोग करता है। तो ये कौन से अपने, तो ये 5th पीढ़ी की बात करता है। किसकी बात करता है? 5th पीढ़ी की, जो कंप्यूटर 5th पीढ़ी का है इस समय को। ये कंप्यूटर के प्रसिद्ध निर्माता के रूप में किसको जाना जाता है? तो कंप्यूटर के प्रसिद्ध निर्माता के रूप में जो है 136 का IBM और HP को माना जाता है। IBM और HP का अच्छा होता है। संभाव्य संख्या निरूपण प्रपत्र नहीं है, तो 137 की बात हो रही है। तो इसमें षट अष्टक जो है वो जबकि अष्टक, दशमलव और द्विचर ये सब जो हैं वो संभाव्य संख्या निरूपण प्रपत्र हैं, लेकिन षट अष्टक नहीं है। ये है फिर MAN मैन, MAN मैन जो है वो मल्टीपल, वो क्या है यहाँ पर MAN मैन, लैन, और इस तरह से ये जो है 138वां क्वेश्चन है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो ये क्या है? ये एक महानगर की बात हो रही है, महानगरीय क्षेत्र तंत्र जाल, इसे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। तो यहाँ पर ये है सब पढ़ लीजिएगा, लैन और बैन इस तरह से हैं। प्रचालन तंत्र है 139 में। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है यहाँ पर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है 139 में वो एक जो बहुत सारे सिस्टम हैं उनको एडजस्ट करता है, उनका मैनेजमेंट करता है। इसके बाद है यहाँ पर एक अक्षर संवेदनशील भाषा है। इसमें से कौन सा अक्षर जो है वो एक सेंसिटिव, तो ये बेसिक जो है, बेसिक जो है प्रोग्रामिंग भाषा है, इसका यही उत्तर है। ठीक है, कौन सी भाषा है? प्रोग्रामिंग। इसके बाद है 141 जो फ्लो चार्ट के संकेतों, कौन सा प्रभाव फ्लो चार्ट के संकेतों का उपयोग योग, वियोग, गुणन, विभाजन जैसी सभी अंकगणितीय प्रक्रियाओं को दर्शाने के लिए करता है। तो इसका उत्तर यहाँ पर आपको मिलेगा। ये जो प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग जो होती है उससे पता चलता है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं 141 के बाद 142 में फॉर एंड लूप। फॉर एंड लूप में स्थित 3 विशेषताओं को किसके द्वारा पृथक किया जाता है? तो 142वां यहाँ पर है, यानी कि फॉर एंड लूप में जो है यहाँ पर सेमी कॉलन के द्वारा हम लोग देखते हैं, तो उसे हम अर्धविराम कहते हैं। सेमी कॉलन जो हम लगाते हैं ऐसे करके, एक बिंदी और नीचे कॉमा, उसके बारे में उसको हम अलग करते हैं। कोई भी हमें लूप देना है तो इस तरह से, है ना, कोई भी बात, कोई हमें उसके बाद कोई बात हम यहाँ पर लिखने के बाद हम यहाँ पर एक ऐसे लूप देंगे सेमी कॉलन के द्वारा, उसके बारे में। गूगल क्रोम है, क्या चीज़ है गूगल क्रोम? तो गूगल क्रोम जो है वो एक ब्राउज़र है। क्या है? एक ब्राउज़र है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है 144वां सूक्ष्म प्रक्रमों का उपलब्ध संस्करण है। तो 144 में जो है माइक्रो प्रोसेसर की बात हो रही है। तो माइक्रो प्रोसेसर एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक जो युक्ति है, और इसमें जो है वो होगा V3 होगा इसमें। ठीक है, V3 144। 145 की बात है कंप्यूटर जो उभयअंकीय और अनुरूप तथ्य के प्रसंस्कृत करता है वह क्या कहलाता है? तो हाइब्रिड कंप्यूटर, यहाँ पर वर्ण संकरण जो ये है, हाइब्रिड कंप्यूटर जो है वो डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर का मिश्रित रूप है। तो इसको यहाँ पर ही बताया जा रहा है, डिजिटल और एनालॉग अनुरूप। ठीक है, अंकीय और डिजिटल दोनों। इसके बाद 146वें क्वेश्चन आते हैं, क्या स्मृति का एक अमान्य प्रकार है? तो 146 में यहाँ पर जो है वो PRAM ये जो है वो अमान्य प्रकार है, जबकि और सब जो हैं वो ठीक हैं। देखिए रैम जो है वो भी, रोम भी, और इसके बाद ये EPROM ये भी। ठीक है, तो ये सब हैं, लेकिन ये PROM नहीं है। 147 है CPU और स्मृति इस पर उपलब्ध है। तो 147 का यहाँ पर B है मुख्य पटल। ठीक है, मुख्य पटल माने मदरबोर्ड की बात हो रही है यहाँ पर, मदरबोर्ड। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं 148 चित्रात्मक उपयोगकर्ता परिवेश में व्यवहारगत का मानक संकेतक है। तो 148 का यहाँ पर D है माउस। माउस जो होता है वो एक इनपुट डिवाइस है और पॉइंटिंग डिवाइस भी इसे कहा जाता है। और कोई भी ग्राफिकल अगर हमें काम करना है, कोई भी ग्राफिकल, तो हम माउस के द्वारा कर सकते हैं। 149 है LSI, BLSI, ULSI। ठीक है,
चिप जो है किस प्रकार के लिए वो होती हैं। तो यहाँ पर ये जो है ये तृतीय जो इनकी पीढ़ी है, थर्ड जनरेशन, उसको यहाँ पर बताती हैं कि तब की है ये। इसके बाद आधुनिक संस्करण का उपलब्ध, मतलब जो आजकल आधुनिक कंप्यूटर है उसका जो है वो यहाँ पर एल पी टी और इसके साथ USB, इन दोनों के जो है उसके संभाव में उपलब्ध संभाव है जो हैं यही दोनों हैं। और ये USB पोर्ट जो है एक एक्सटर्नल बस है जो लगभग सभी पेरिफेरल डिवाइसेस को कंप्यूटर से जोड़ने में सक्षम रहती है। तो यहाँ टोटल 150 क्वेश्चन कंप्यूटर के थोड़े हिंदी में थे, थोड़ी से टफ हो सकते हैं, लेकिन वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और कोशिश करूँगी और भी मॉडल पेपर APS के अपलोड कर दूँ चैनल पर। मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।